अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लसीज इंस्टीट्यूट। आज हम इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे सेकेंडरी स्कूल टीचर का, जो कि एफपीएससी में सीट्स आई हैं। और इसके हवाले से स्टूडेंट्स की जो है ना वो डिमांड थी कि सेशन स्टार्ट किया जाए। तो ये हो सकता है कि पहला और आखिरी बैच हो, तो इसलिए कोशिश हम ये करेंगे कि ये बैच, ये जो लेक्चर है, ये सब तक पहुंचे और जल्द से जल्द जो है ना वो आप इंरोलमेंट करवाएं और ये सेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट किया जाए। तो लेट्स बिगिन। अच्छा, सबसे पहले जो ये है कि इस सेशन को कौन जो है ना वो लीड करेंगे। इसमें दो फैकल्टी मेंबर्स हैं। सबसे पहले जो है ना वो हमारी मिस आयशा मलिक, जो कि एक एक्सपीरियंस मेंटोर हैं और पीएचडी स्कॉलर हैं एजुकेशन में, और एमफिल भी इनका एजुकेशन में है। और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड जो है ना वो एक मेंटोर हैं, और इनके नोट्स जो है ना वो बहुत अच्छे बने हुए हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगे। ना सिर्फ नोट्स बल्कि जो इन्होंने जो है ना वो मेहनत की हुई है अपने वन लाइनर पे और एमसीक्यूज पे, तो वो बहुत ही अच्छे हैं और टॉपिक वाइज हैं और डिटेल टॉपिक जो है ना वो इन्होंने तैयार किए हैं। और दूसरा ये कि हाफिज अरसलान माई सेल्फ, जो कि सीएसएस और पीएमएस वालों को पढ़ाते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, क्योंकि ये प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया जाएगा, जोर दिया जाएगा, तो इसलिए मैं मिस आयशा मलिक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैडम जी प्लीज़, ये आपका पोर्शन है, प्रोफेशनल पार्ट जो कि आपने हैंडल करना है। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, जैसे कि आप सबको पता है कि हम एसएसटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने लगे हैं, तो इसमें 80% जो है हमारा प्रोफेशनल पार्ट है, मतलब एजुकेशन का है, क्योंकि ये सीट्स एजुकेशन की हैं, पीएससी के थ्रू आई हुई हैं। और आपको पता है कि ये कोई 5-6 साल के बाद आई हैं। और इस मतलब इस दफ़ा इनकी जो सीट्स हैं 102 सीट्स हैं। और इसकी प्रिपरेशन भी ऐसी है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से वैसे भी पता होगा कि फेडरल में ज़्यादातर नेगेटिव मार्किंग और ये चीज़ें नहीं होती। तो मेरिट जो है वो अच्छा खासा होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना चाहिए बच्चों कि भाई आपका ये जो कोर्स है ना, आपको इसको डिटेल में स्टडी करना है। ये कोई आप वन लाइन पेपर की तरह आप इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, या सिर्फ इसके पास्ट पेपर्स को नहीं देख सकते। और जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारी चीज़ें, हमारा करिकुलम चेंज हो रहा है, इस तरह हमारा सिलेबस भी चेंज होता जा रहा है। ये सीट्स जो हैं आज से 5 साल पहले 2018 में आई थी, और उसके बाद अब आ रही हैं। तो 5 साल में करिकुलम, टेक्नोलॉजी, न्यू ट्रेंड्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अब हमने जिस तरह तैयारी करनी है, तो वो तैयारी हमने डिटेल में करनी है। हमने कोई वन लाइन पेपर की तरह तैयारी नहीं करनी कि हमें कोई टॉपिक आ गए, मेन मेन हम लोगों ने उसके पॉइंट्स याद कर लिए और हम पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस कोर्स को हमने जो लेके चलना है वो डिटेल में लेके चलना है। और अगर हम बेसिकली इस कोर्स की कंटेंट की बात करें, तो मेनली ये कोई 9 हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम कवर करेंगे इस पूरे सेशन में। उनमें ये पूरे 9 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट पे अगर हम बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल फिलॉसफी है, एजुकेशनल रिसर्च है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेल्यूशन है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम, हमारी एजुकेशन की पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, और हमारे जो मेंस न्यू ट्रेंड एजुकेशन में आया है वो सारे हमने इसमें डिस्कस करने हैं। ये हमारा मेन कोर्स है इसकी प्रिपरेशन के लिए। इस कोर्स में जो मैंने एक समझ लें ये आउटलाइन आपको दिया है, तो ये सिर्फ आउटलाइन टॉपिक नहीं है, ये आपके पूरे सब्जेक्ट्स हैं। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की अगर बात करें, तो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को जब हम लेंगे तो इसके अंदर बकायदा इसकी पूरी आउटलाइन होगी। इसी तरह साइकोलॉजी में भी उसकी थ्योरीज, उसके टर्म्स, उसके जितने भी मॉडल्स हैं, उसकी जो भी सारी चीज़ें हैं, उस पूरी इसकी सब आउटलाइन जो है वो भी हम लोगों ने प्रिपेयर की हुई है, जो अभी मैं थोड़ी देर के बाद ही आपके साथ शेयर करूंगी। एजुकेशनल रिसर्च में भी इसकी हम लोगों ने पूरी बेसिक रिसर्च, इसकी अप्लाइड रिसर्च, इसकी मेथोडोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, इनके स्केल्स कौन से यूज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में कवर करनी है। ये सर नेक्स्ट स्लाइड कर दें। ये यहाँ पे हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। करिकुलम के जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल पॉलिसीज जितनी भी पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक 5 ईयर पॉलिसीज चल चुकी हैं जिनका हम नाम दे रहे हैं, और अभी तक एक न्यू आई है जो 2002 में आई है, और उसके बाद सस्टेनेबल गोल्स हैं, ये एक न्यू पॉलिसी आई है एजुकेशन की। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मेनली ये हमारे पास मेन सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये
हमारे मेन टॉपिक्स नहीं हैं, इनको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक आउटलाइन में हम लोगों ने मेन सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया है, ऐसे हमारे अब एक एक सब्जेक्ट की आगे डिटेल आउटलाइन बनी हुई है कि एजुकेशनल फिलॉसफी के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ें कवर करनी है, हमारे मीनिंग्स एजुकेशनल फिलॉसफी के मेन क्या हैं, इनके स्कोप्स क्या हैं, एरिया कौन कौन से कवर कर रही हैं, जर्नल फिलॉसफीज कौन सी हैं, इसकी एजुकेशनल फिलॉसफी कौन सी हैं, और फिर इन जर्नल और एजुकेशनल फिलॉसफीज की मेन इम्प्लीकेशंस कौन सी हैं, और वो कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इनकी थ्योरीज कैसे इम्प्लीमेंट हम करवा रहे हैं, और इनकी फिलॉसफीज डिफरेंट थ्योरीज में कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये एमसीक्यूज दिए गए हैं कि एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी, उसको हम लोगों ने डिटेल में कवर करना है। उसको कवर करने के बाद उसको इस तरह क्विज और एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस तरह आपके पास कुछ एमसीक्यूज होंगे जो आप डिटेल लेक्चर लेने के बाद ही आराम से ये सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो ये हमारे पास इसमें हम इसकी स्कोप, डेफिनेशंस वगैरह को, इसकी नेचर को, स्कूल्स मेन कौन से हैं साइकोलॉजी के, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है, इसके फंक्शनलिज्म है, कंस्ट्रक्ट थ्योरी है, गेस्टल थ्योरी है, ह्यूमनिज्म है, ये सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट की मेन स्टेजेस कौन सी होती हैं, इमोशनल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट क्या हैं और उसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं। फिर इसी तरह जो भी स्टेज हम डिस्कस कर रहे हैं उस पे कौन कौन सी थ्योरी है, जैसे कुछ यहाँ पे कॉग्निटिव थ्योरी है पियाजे की, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी है, वाइगोस्की की थ्योरी है। ये मेन उनके कॉन्सेप्ट के साथ फिर हमने उनकी थ्योरीज और उनके मॉडल्स को स्टडी करना है। हमारे पास थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी इंटेलिजेंस, ये सारा अब हम लोगों ने एक जो मेन सब्जेक्ट था हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। तो ये जब तक हम डिटेल में लेक्चर वाइज ये प्रॉपरली पढ़ेंगे नहीं, तो तब तक हम इनके एमसीक्यूज वगैरह या ऑनलाइन पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट के, जैसे फिलॉसफी को डिस्कस किया है, साइकोलॉजी को डिस्कस किया है, इनके एमसीक्यूज भी हम इस तरह ही डिटेल में आपको देंगे। और आपको इनकी थ्योरेटिकल जो फॉर्म है उसमें भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। वन लाइनर पेपर के भी मैंने एमसीक्यूज बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी पूरे डिटेल में आपको सारे मिलेंगे। और ये सिर्फ पास्ट पेपर्स या मेन किसी बुक से नहीं है, ये सारे नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं जो डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट वेबसाइट से। और एक जिसे कहते हैं मेन क्रक्स है, एक अगर हम टॉपिक एक डिस्कस करेंगे तो उसका मेन क्रक्स जो है वो आपको पूरा हर फॉर्म में मिलेगा, वो डिटेल में भी मिलेगा, ऑनलाइन पेपर के फॉर्म में भी मिलेगा, उसके एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, और उस एमसीक्यूज जो है वो डिफरेंट फॉर्म में कैसे आ रहे हैं वो भी आपको बताया जाएगा। ऐसे ही हम इस तरह एक और सब्जेक्ट को अगर डिस्कस करते हैं, एजुकेशनल रिसर्च की बात करें, तो एजुकेशनल रिसर्च में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि उसके मेन करेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं। साइंटिफिक मेथड का कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़रूरी है, और आज तक तकरीबन बहुत सारे पेपर्स में इंडक्टिव और डिडक्टिव साइंटिफिक मेथड, इसी आपको पता है रीजनिंग आ चुका है, ये अभी भी एजुकेटर्स का भी जो पेपर हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, अगर आप में से किसी ने भी वो पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि इंडक्टिव और डिडक्टिव के 3 से 4 क्वेश्चंस थे। इसी तरह टाइप्स ऑफ रिसर्च, हमारे पास कौन कौन सी बेसिक रिसर्च हैं, कौन सी अप्लाइड रिसर्च हैं, ये भी डिटेल में कवर होंगी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड देयर टाइप्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मेजरमेंट स्केल और एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। मींस के जो मेन स्टैट हमारी मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारी एजुकेशन की फील्ड में काम कर रही हैं, जो यूज़ हो रही हैं, जो हम स्केल यूज़ कर रहे हैं रिसर्च के अंदर, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस होगा, जो हमारे नोट्स होंगे, उन्हीं के रिलेटेड ये आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह ये जितने भी हमने पहले मेन हमने डिस्कस किए हैं, इनके कोर्स या सब्जेक्ट जिन्हें कह लें, तो उन्हीं हर कोर्स की एक अलग से आउटलाइन, अलग से एमसीक्यूज और अलग से नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे हम ये सारे वो कोर्स हैं, आपको ये जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको ये सारी डिटेल फॉर्म में नोट्स वगैरह उनकी ग्रुप्स में और इस तरह ये मिल जाएंगी चीज़ें। अगर हम अब एक फिलॉसफी की बात करें तो डिटेल नोट्स में आपको अगर दिखाऊं, जैसे हम अगर एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करें तो आप
अगर जैसे हमने कंटेंट में डिस्कस किया है कि उसकी कुछ जनरल फिलोसफीज भी हैं और कुछ एजुकेशनल फिलोसफीज भी हैं। ये पिक्चर में आप लोगों को क्लियरली नजर आ रही होंगी कि कुछ वर्ल्ड फिलोसफीज जिनको जनरल फिलोसफीज भी हम कहते हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये हमारे पास कुछ जनरल फिलोसफीज हैं। इन्हीं जनरल फिलोसफी की मेन रूट पे हम लोगों ने कुछ एजुकेशनल फिलोसफीज बनाई हुई हैं। जो मेन एजुकेशनल फिलोसफीज हैं वो इस टाइम पांच हैं: एसेंशियलिज्म, फर्नियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म और कंस्ट्रक्शनिज्म। इनमें अगर हम डिस्कस करें, जो जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि डिटेल लेक्चर आपको दिया जाएगा, तो पर्नियलिज्म को ही अगर हम एज एग्जांपल लें तो पर्नियलिज्म बेसिकली है क्या, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम कर रही है, इस चीज को, इसको मतलब मेन इंट्रोडक्शन, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे। इनके मेन प्रोमिनेंट्स, इन पे किसने सबसे पहले काम किया। जैसे पर्नियलिज्म की बात करें तो प्लेटो और एरिस्टोटल का सबसे ज्यादा काम पर्नियलिज्म पे है। और उसी काम को नेक्स्ट मॉडर्न एरा में बहुत सारे स्कॉलर्स ने, जैसे थॉमस एक्विनास हैं, हमारे मॉडर्न फिलोसफर एडलर हैं, रॉबर्ट हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा इस पे फिर काम किया है। लेकिन मेन जो फादर्स की बात की जाए, ये प्रोमिनेंट की बात की जाए, तो इसके प्लेटो और एरिस्टोटल हैं। अब पर्सनलिज्म की बात करें तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था। ये हमारी बेसिक जो नॉलेज है, जो हमारी ओल्ड नॉलेज है, जो हमारा आर एसेंशियल वैल्यूज वगैरह, हमारा जो मेन करिकुलम है, ये उस पे ज्यादा फोकस करता है। ये एक आइडिया को फोकस करता है। ये कह रहे हैं कि मतलब हम अपनी एक आइडिया को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं और उससे फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये चीजें ऐसे, पर्नियलिज्म वाले जो हैं ये क्लासिकल एजुकेशन भी इसका दूसरा नेम है, और इसको ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ये उस कॉन्सेप्ट को लेके जा रहे हैं। मीन्स ये कहते हैं कि हमारे जो पुरानी चीजें हैं, पुराना नॉलेज जो हमारे पास पहले से आया हुआ है, जो हमारे फोर फादर्स का है, मेन आइडिया जो है जिसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम से भी जान रहे हैं, ये आगे कैसे ट्रांसफर करना है और इसको लेके हम लोगों ने कैसे चलना है। उसमें मेन हमारा नॉलेज क्या है, हमारे बिलीव्स क्या हैं, और हम उन बिलीव्स और नॉलेज को लेके कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं, और इसको फिर आगे कैसे ट्रांसफर करते हैं। ये पन्नेलिज्म वाला को कॉन्सेप्ट है। मीन्स ये थोड़े ओल्ड है। ये इसको क्लासिकल फिलोसफी भी इसीलिए कहा जाता है कि ये आइडियलिज्म और रियलिज्म वाली फिलोसफी पे ज्यादा रूटेड है। मतलब आइडियलिज्म वालों का भी कॉन्सेप्ट मेन आइडियाज का था। जैसे प्लेटो ने बात की थी कि हमारे आइडियाज ही जो हैं वही हमारी नॉलेज होते हैं, जो हमारे दिमाग में चीजें आ रही होती हैं वही हमारा नॉलेज है। और ऐसे ही एरिस्टोटल ने कहा है कि वही जो आइडियाज हैं उनको हम रियलिटी में परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मेन आइडिया और उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो रियलिज्म। इन्हीं का अब हम लोगों ने मेन जो फिलॉसफी में बात की है, तो वो हमारे पास पर्नियलिज्म वाले आ गए हैं कि हमारे जो मेन आइडियाज हैं उनको हमने कैसे लेके चलना है। ये इस तरह इसका कॉन्सेप्ट होगा। फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इनके मेन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं पर्नियलिज्म वालों के, ये चीजें डिस्कस करेंगे हम। ये जो पर्नियलिज्म है, इनका मेन करिकुलम कौन सा है, ये किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर हम नॉर्मली करिकुलम की बात करें तो ये क्लासिकल चीजों की, ये फिलोसफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, जो हमारी क्लासिकल चीजें हैं ना, ये मेनली उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं। ये कहते हैं हमारा करिकुलम भी उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इनकी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमारी टीचिंग मेथड्स किस तरह के होने चाहिए। तो ये बेसिकली, जैसे इनका कॉन्सेप्ट क्लासिकल है, तो ये सोक्रेटिक डायलॉग, लेक्चर मेथड, मीन्स ये टीचर सेंटर्ड जो चीजें होती हैं ये उन पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। ये कह रहे हैं कि टीचर्स को हम लोगों ने ट्रेन कर दिया है, अब टीचर्स ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग कैसे स्टूडेंट्स को लेके चलेंगे वो टीचर्स को पता है। तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड ज्यादा हम पन्नेलिज्म वाले जो हैं ये यूज कर रहे होते हैं। आगे इनके गोल्स की बात करें तो इनके मेन गोल्स क्या होते हैं कि मोरल और एथिकल अंडरस्टैंडिंग करवाना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी मेन आइडियाज, जो हमारे मेन आइडियाज हैं उन्हीं पे करवाना, ये इनका मेन कॉन्सेप्ट होता है। कल्चरल लिटरेसी को देखना है, रैशनल ऑटोनॉमी, मेन इनका यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो मेन आइडियाज हैं उनको कैसे लेके आगे हम लोगों ने कल्चर में, सोसाइटी में कैसे लेके चलना है, और बच्चों में वो कैसे कल्टीवेट करवानी है चीजें। इन पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ हुआ है। ऐसे ही मेन के ये एलिटिज्म वाले बहुत ज्यादा हैं, ये रिजिड हैं, ये रेलिवेंसी बहुत ज्यादा चाह रहे होते हैं, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो मेन इनका जो क्रिटिसिज्म था पैनलिज्म पे, वो रिजिडिटी का ही था कि ये इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। जो चीजें हैं उनके अंदर ये कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ऐसे ये पनेलिज्म वालों को कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम अगर बात करें असेंशियलिज्म की, तो असेंशियलिज्म हमारे पास अगेन एजुकेशनल फिलोसफी है, लेकिन ये अब एसेंशियल स्किल्स और नॉलेज टू स्टूडेंट्स पे बात कर रहे होते हैं कि हम
अगर एक क्लास में जा रहा है टीचर, तो उसको क्या चाहिए कि वो कौन सा स्टूडेंट है, उसको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या चीज़ सिखाए। तो इनमें असेंशियल स्किल्स और नॉलेज, ये असेंशियलिज्म उसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि असेंशियल चीज़ें जो हैं उन पे इनका मेन फोकस है। उनके अकॉर्डिंग इनका जो प्रिंसिपल्स हैं इसके मेन एसेंशियलिज्म के, तो वो कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना मींस कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, फॉरेन लैंग्वेजेस, रीडिंग, राइटिंग, मेन इन पे फोकस करना जो हमारी एसेंशियल चीज़ें हैं। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन है, मींस टीचर पे जैसे पर्सनलिज्म वाले हैं, सेम ये भी एसेंशियलिज्म वाले भी ज़्यादातर टीचर सेंटर्ड होते हैं। इनमें स्टूडेंट्स को इतना इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है कि उन्होंने क्लास को कैसे लेके चलना है। आगे इसी तरह उन्होंने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कुछ सेट किए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पढ़ाना होता है। ट्रेडिशनल पेडागोजीज को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल पेडागोजीज जैसे अभी हमने डिस्कस किए हैं कि सोक्रेटिक मेथड हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, इन्हीं चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा डिस्कस करना है। असेंशियल है, तो एक सोसाइटी में रहने के लिए हमें हमारा करेक्टर जो है, करेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इसी वजह से ये मोरल वैल्यूज़ और करेक्टर एजुकेशन पे मेनली इनका फोकस होता है। थोड़ा सा इसका हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मेनली इस पे सबसे ज्यादा जो काम किया है, इसका रूट फादर जो जिसको कहा जाता है वो विलियम बैगले है। ये बहुत मेन जो इस पे काम है विलियम बैगले का ही काम है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसी को रूट बना के आगे भी काम किया है। जैसे प्रोग्रेसिविज्म है, तो प्रोग्रेसिविज्म इसी से निकली हुई नेक्स्ट हमारी फिलोसफिकल टेक्निक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम क्लास रूम में कैसे करवा सकते हैं, किसी भी स्कूल में कैसे करवा सकते हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर, उसका करिकुलम, उसकी असेसमेंट, वैल्यूएशन, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि असेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग हम लोगों की टीचर की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, टीचर को मेन फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए। तो ये चीज़ें इनका अगर क्रिटिसिज्म की बात की जाए, तो वही कि इनका मेन जो क्रिटिसिज्म है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, और कल्चरल रेलिवेंस की बात कर रहे होते हैं ये। ये जैसे हमारे पास पर्सनलिज्म है, उसी से मिलती जुलती ही थोड़ी सी ये चीज़ है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, टीचर सेंटर्ड है और कल्चर रेलिवेंस है। और उसमें और इसमें अगर डिफरेंस की बात की जाए, तो ये एसेंशियल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो हमारे पास क्लासिकल नॉलेज जो है, पर्सनलिज्म वाले जो क्लासिकल नॉलेज है उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनमें मेन डिफरेंस ये है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोग्रेसिविज्म की, तो ये थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं ना 20वीं सेंचुरी फिलोसफी, ये वो वाली फिलोसफी है। ये मेनली फोकस करते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड पे कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चीज़ पढ़ना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, वो किस मेथोडोलॉजी से पढ़ना चाहता है। तो ये प्रोग्रेसिविज्म वालों का जो मेन कॉन्सेप्ट था ये स्टूडेंट के बारे में था कि हमने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवानी है स्टूडेंट के अंदर, और उनको एक्टिविटीज और काम में इन्वॉल्व करवाना है, या उन्हें मेन नॉलेज देनी है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो जिस तरह वो इंटरेस्टेड है, हमने उसके अकॉर्डिंग ये नॉलेज उनको प्रोवाइड करनी है। इसी तरह इनके अगर हम की प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है, लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डेवे ने सबसे ज्यादा इस पे प्रोग्रेसिविज्म पे काम किया है, जितनी भी एक्टिविटी बेस मेथोडोलॉजीज हैं उन पे जॉन डेवे का सबसे ज्यादा काम हुआ है। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट ये है कि क्लासरूम में रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस को और एक्टिविटीज को फोकस करते हैं, ये रोट मेमोराइजेशन की तरफ कम जाते हैं। ये कहते हैं कि स्टूडेंट जिस तरह उसको ठीक लग रहा है, जिस तरह वो पढ़ना चाहता है, हम उस तरह उसको पढ़ाएंगे। इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम होता है, मतलब एक करिकुलम नहीं है कि हम सिर्फ एक बुक है और वो सब स्टूडेंट्स के लिए सेम है। हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के हम लोगों ने करिकुलम को प्लान करना है। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, डेमोक्रेटिव एजुकेशन है इसमें, और ये क्रिटिकल थिंकिंग पे मेनली फोकस करते हैं। जैसे अभी हमने बात की है जॉन डेवे की, तो इस पे सबसे ज्यादा जो काम है ये जॉन डेवे का ही इस पे काम है। जॉन डेवे हमारे पास एक अमेरिकन फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट है। क्लासरूम में अगर इसकी बात की जाए, प्रोग्रेसिविज्म की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग्स होती हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस है। इसी तरह फिर उसके कुछ एडवांटेजेस को, उसके चैलेंजेस को डिस्कस किया गया है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, नेक्स्ट फिलोसफी जो है कंस्ट्रक्टिविज्म, इस पे सबसे ज्यादा काम जीन पियाजे, वाइगोस्के और ब्रूनर का है।
और इनका कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास कुछ आइडियाज होते हैं, लेकिन उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, और फिर उनको हम आगे लेके चलते हैं। मतलब एक हमारे पास छोटा सा आइडिया है, वो ऑलरेडी हमारे माइंड में है, और उसको हम लोगों ने लेके आगे बच्चों को कैसे लेके चलना है, ये सारी प्रोसेस कंस्ट्रक्टिविज्म वालों का है। इनका मेन जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस। और ये कंस्ट्रक्टिविज्म भी जो हमारे पास है, ये हमारे पास स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ये हमने स्टूडेंट्स को देख के, उनकी माइंड सेट को देख के फिर हम लोगों ने ये चीजें करनी होती हैं। इसमें प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस को हम फोकस करते हैं। पहले देखते हैं कि उसने कितना लर्न किया है, उसके लर्निंग को देख के, उसके लेवल को देख के फिर हम लोगों ने आगे डिजाइन करना होता है कि इसको अब कौन सी चीजें पढ़ानी है, इसका नॉलेज कैसे इंक्रीज करना है, इसको कौन सी एक्टिविटी के थ्रू लेके जाना है। ये सारी चीजें हम उसके प्रायर नॉलेज को चेक करने के बाद करते हैं। इसकी एग्जांपल के तौर पे आप ये ले सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने न्यू क्लास में लाइक एमफिल के लिए हम लोगों ने अप्लाई करना है, तो पहले हमें टेस्ट देना पड़ता है। वो टेस्ट जो है हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज्म हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो हम जब टेस्ट देते हैं तो हमारा नॉलेज चेक किया जाता है, और उसके बाद हमें वो जज करते हैं कि क्या हम उस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये चीजें प्रायर नॉलेज को चेक करने के लिए कंस्ट्रक्टिविज्म का ये हमारे मोस्टली जो एडमिशन टेस्ट होते हैं, ये इसी की बेस पे ही लिए जाते हैं। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग होती है, सोशल इंटरेक्शन इसमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक्टिविटीज और इन ये सारी चीजें हम लोगों ने कोलैबोरेशन, डिस्कशन और ये चीजें करनी होती हैं। और वैसे भी ये टीचर सेंटर्ड नहीं होता, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। तो जो जो भी चीजें ज्यादातर स्टूडेंट सेंटर हैं, उसके अंदर हम लोग एक्टिविटीज, इंक्वायरी मेथड्स और एक्टिविटी, ये फर्स्ट हैंड लर्निंग और प्रोजेक्ट लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, इन चीजों को हम मेनली फोकस करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म की मेन थ्योरीज कौन कौन सी हैं, तो जीन पियाजे ने भी इस पे थ्योरी दी है, जिसमें इसकी प्रॉपरली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं, उनको डिस्कस किया है इसने अपनी थ्योरी के अंदर। स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इन चीज़ों को डिस्कस किया है। लेव वाइगोस्की ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया, और उस पे इसने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। स्कैफोल्डिंग की भी थ्योरी जो है वो वाइगोस्की ने ही दी है। ये दोनों थ्योरीज जो है ना, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, ये सोशलिज्म ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म पे हैं। तो जब तक हम कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तो हमें नहीं समझ आएगी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या चीज, मतलब कॉन्सेप्ट मेन क्या है, वो कैसे रोल प्ले कर रहा है, ये जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग में ये कैसे रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह ब्रूनर की जो थ्योरीज हैं, उसके अंदर ये चीजें कैसे हमारा रोल प्ले कर रही हैं। ब्रूनर का मेन काम डिस्कवरी लर्निंग पे है। तो जब तक हम लोग मेन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हमें ये थ्योरीज में उनकी इम्प्लीकेशंस की समझ नहीं आएगी। इसी तरह फिर उसके लिए कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट, अगर एक टीचर है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, तो वो कौन कौन से मेथोडोलॉजी से स्टूडेंट्स को टीच करेगा। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो सकता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगा, स्कैफोल्डिंग होगा, अथेंटिक टास्क, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें होंगी। फिर इसी तरह इसके कुछ बेनिफिट्स को डिस्कस किया गया है, कुछ चैलेंजेस को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास रिकंस्ट्रक्टिनिज्म की बात अगर हम करें, तो ये भी हमारी कंस्ट्रक्टिनिज्म जो है, इसकी बिल्कुल उसी के जैसे थ्योरी है। मींस हम कंस्ट्रक्टिविज्म में जो चीजें हम लर्न कर चुके हैं, अब हमारे पास अगर एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट है, हमने स्टूडेंट्स को दे दिया और उसमें उनकी मास्टरी हो गई है, ठीक है, तो अब उसको वो नेक्स्ट लेवल पे, हायर लेवल पे कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शनिज्म के साथ ही बिल्कुल रिलेटेड है। तो मींस वहां पे जो चीजें स्टॉप होती हैं, उसको फिर एक जगह से लेके आगे हम लोगों ने एडवांस लेवल तक कैसे लेके जाना है। तो ये हमारे पास रिकंस्ट्रक्शनिज्म का मेन कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल टेक्निक्स, पार्टिसिपेशन, एंगेजमेंट, ये सारी चीजें लेके आ जाते हैं। इसी तरह फिर इसका कुछ करिकुलम डिस्कस किया गया है कि इस मेथड में करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, इसकी टीचिंग मेथोडोलॉजीज कौन कौन सी होनी चाहिए, इसमें टीचर का रोल क्या है, इसमें हमारे पास मेन इसके गोल्स क्या होते हैं, इसका हिस्ट्री, बैकग्राउंड, और ये सारी चीजें थोड़ी सी डिस्कस की गई हैं। अभी तक अगर हम बात करें, तो हमने 5 मेन हमारी एजुकेशनल फिलोसफीज को डिस्कस किया है। तो अगर पहली दो की बात करें, इन चार पांचों का आपस में अगर कंपैरिजन करें, तो पहली जो है पर्नलिज्म और एसेंशियलिज्म, ये हमारी थोड़ी सी बेसिक जो एजुकेशनल फिलोसफीज हैं वो है। जैसे मोस्टली हम लोगों के लेक्चर मेथड्स के थ्रू और एक
करिकुलम रिजिड, हमारा एक पास एक करिकुलम है। जैसे आजकल सिंगल नेशनल सिंगल करिकुलम चल रहा है, तो सबके लिए सेम है, उसके लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी सेम यूज हो रही हैं। तो ये उस तरह का कॉन्सेप्ट है, ये टीचर सेंटर्ड होता है। और उसी के कंपैरिजन में अगर प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म और कंस्ट्रक्शनिज्म की बात की जाए, तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। ये ज्यादातर पाकिस्तान में कम होता है, या प्राइमरी लेवल पे ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो अब इन्हीं के रिलेटेड हमारे पास, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, इसी के रिलेटेड हमारे पास कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे हम लोगों ने अभी ये फिलोसफीज को डिस्कस किया, अब एक एमसीक्यूज है, विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन सेंटर ऑन द आइडिया द स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। मींस स्टूडेंट्स ने कंस्ट्रक्ट करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे। तो अभी हमने जितनी भी थ्योरीज डिस्कस की हैं, ये एजुकेशनल, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये एजुकेशनल थ्योरी का है, या फिर हम लोगों ने देखना है ये हमारे पास जनरल फिलोसफीज और थ्योरीज जो हैं ये उनके रिलेटेड है। तो जब भी हमारे पास ज्यादातर एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, इस तरह के टिपिकल एक्सपीरियंसेस और इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, तो वो जनरल नहीं होते, वो एजुकेशनल फिलोसफी से रिलेटेड होते हैं। तो मेनली हमें ये पता है कि ये है तो एजुकेशनल फिलोसफी का। अब एजुकेशनल फिलोसफी कौन कौन सी है? बिहेवियरिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, एसेंशियलिज्म है और रिकंस्ट्रक्शनिज्म है। अब हम देखें तो नीचे वाली जो तीन है, कंस्ट्रक्टिविज्म, एसेंशियलिज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ये तीनों हमारे पास एजुकेशनल है। लेकिन बिहेवियरिज्म वो हमारे पास थ्योरी है, वो हमारे पास फिलोसफी नहीं है। तो बिहेवियरिज्म को तो हमने ऐसे ही निकाल देना है। अब वो जो तीन है, उनमें रिकंस्ट्रक्शनिज्म, एसेंशियलिज्म और कंस्ट्रक्शनिज्म है। एसेंशियलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो तो था ही एसेंशियल नॉलेज और स्किल्स पे, तो उन्होंने तो कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करना और ना वो एक्सपीरियंसेस के साथ डील कर रहे हैं। तो एसेंशियलिज्म को भी हमने इस तरह रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की स्टेम को अगर हम देखेंगे, तो वो स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म, इन दोनों में से ही वो एक हमारा आंसर, राइट आंसर हो सकता है। तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म आपका मेन कॉन्सेप्ट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वो तब बनेगा जब हमारे पास कंस्ट्रक्ट कुछ होगा। तो जब हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्ट ही नहीं है, स्टूडेंट्स ने खुद कंस्ट्रक्ट अभी करनी है अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, तो हम री की तो बात ही नहीं कर सकते। तो हमारे पास राइट आंसर है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे एमसीक्यूज है कि इस तरह के एमसीक्यूज हम समझ के ये सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा हर चीज का। अब यहाँ पे अगर नॉर्मली आप बात करें, तो आप एक लाइन पेपर के थ्रू पढ़ तो लेंगे, लेकिन इस तरह का कोई सिचुएशनल एमसीक्यूज आ जाता है, जो कि एफपीएससी में ज्यादातर सिचुएशनल ही आते हैं। वो बिल्कुल ये वर्ड और इस तरह एमपीपीएससी की तरह सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं बना रहे होते, और वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इस तरह उनका मेनली भी, अगर फेडरल के आप लोगों ने कोई पेपर वगैरह दिए हैं, तो आपको पता होगा कि वो वर्ड और व्हेन और इनकी बजाय वाई पे और हाउ पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो वो कोई ना कोई सिचुएशंस दे रहे होते हैं, और उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चीजों को सॉल्व करने होते हैं। और ये हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम एक चीज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं दे लेते। ठीक है। तो इसके बाद हम इस तरह के आपको सारे एमसीक्यूज दे दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं वन लाइनर पेपर के भी थोड़े से एमसीक्यूज और वो चीज़ें नोट्स शो करवा देती हूँ। वैसे मैडम, जो आपने अभी तक मेरे ख्याल में जो हमारा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है, वो ये कहता है कि जो आपने शुरू में बताया ना, जो चीज़ें जैसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करके बताया, और जैसे आपने डिटेल में, मतलब ये तो अभी फिलहाल डेमो लेक्चर है, लेकिन ऑब्वियसली बाद में जब हम पढ़ेंगे तो वो डिटेल में पढ़ेंगे और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से ये होगा कि आपने जो बताया है मेरे ख्याल में वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। और उसमें ये होगा कि स्टूडेंट्स, जैसे आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, तो वो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स जो है ना, वो सिर्फ सेशन लेने के बाद और डिटेल में पढ़ने के बाद, ये चाहे प्रैक्टिस के लिए इनके पास हों तो ठीक है, अगर ना भी हों फिर भी ये कर लेंगे। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? आपका माइक जो है ना वो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लें उसे। यस सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे जब तक हम डिटेल में चीज़ों को कवर नहीं करते, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, हम ये चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते। और जब हमारी एक चीज़ में क्लैरिटी हो जाती है, तो फिर ये हम खुद ही, हम ये तो हमारे प्रैक्टिस नोट्स हैं, हम खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं ये। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे ना लास्ट टाइम एक टीचर थे जो उन्होंने एक सेशन लिया था, और वो पूरे पाकिस्तान के टॉपर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान अच्छा। के। आप अभी भी लिस्ट उठा के देख लें।
मेरे ख्याल में शायद मार्च और अप्रैल में मेरे ख्याल में रिजल्ट आया था, तो वो पूरे पाकिस्तान के टॉपर है, और जिस तरह वो जैसे आप पढ़ा रही हैं बिल्कुल सेम टू सेम उनका पढ़ाने का भी तरीका यही है। और वो भी इस बात पे फोकस करते हैं कि डिटेल स्टडीज, डिटेल स्टडीज, डिटेल स्टडीज, और वो डिटेल स्टडीज से ही आप देखें, यकीन करें कि ये जो एजुकेशन का पोर्शन आता है ना, जब ये बाकी भी सब्जेक्ट्स में आता है, जो 30% पोर्शन होता है, उसमें भी इसी तरह पढ़ाना पड़ता है। ये तो फिर है भी, ये 80% एजुकेशन का ही है, तो फिर तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को। एग्जैक्टली ओवरऑल अगर देखा जाए तो सर, ये सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे तो डिस्कस नहीं करना, ये सिर्फ एफपीएससी का तो हम लोगों ने, ये एसएसटी का तो पेपर देना नहीं है। इसके बाद एजुकेटर्स की सीट्स ऐसे के सब सुनने में आ रहा है कि आ रही हैं, और इस तरह बहुत सारी और सीट्स हैं जिसमें पेडागोजी जो है, एडमिनिस्ट्रेशन में, और जितने भी इस तरह के एजुकेशन रिलेटेड टेस्ट होते हैं उनमें ये पेडागोजी लाजमी होती है। और वहाँ पे अगर जितना भी उनका पोर्शन है, 20% है, 30% है, तो यही मेन कोर्स हमारा, यही मेन सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मेनली फोकस किया जाता है। जी, तो अब हम देखते हैं जो पार्ट फर्स्ट है बेसिकली, जो आपके एसएसटी के पेपर का। और वैसे तो नॉर्मली ये तमाम जो भी सब्जेक्ट्स, ये जो भी पेपर होते हैं एफपीएससी के, उसमें ये छोड़ के एसेंशियल तुमने। पार्ट है। ठीक है, हाँ? उनकी ये एसेंशियल पार्ट है। प्लीज माइक जो है ना वो म्यूट कर लें। अच्छा, उसमें ये एसेंशियल पार्ट है। उसमें आज भी एक पेपर हुआ है जिसमें जो है ना वो इंग्लिश का पोर्शन पूछा हुआ था। और इंग्लिश का पोर्शन वो बेसिकली पूछते इस तरीके से हैं कि वो हर हर क्वेश्चन में एक एक डोमेन को टच करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो जस्ट प्रपोजिशंस पढ़ के चले जाएंगे तो फिर आप पेपर कर लेंगे। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ के चले जाएंगे फिर आपका पेपर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम्स को क्रैम करके चले जाएं फिर आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा, 20 नंबर आप ले लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर के जो मेजर, इवन कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हाईली क्वालिफाइड जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्पेशलाइजेशन जिनकी डिग्री में होती है, उनको भी कभी कभी वो चीज़ें सॉल्व करने में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि हम ज़्यादातर बेसिक ग्रामर पढ़ते हैं, हम फंक्शनल ग्रामर बहुत कम पढ़ते हैं। मतलब हमने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिया कि नरेशंस क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पढ़ने के साथ साथ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी उनकी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसके बारे में बात की जाए तो ये सबसे पहले तो हम देखते हैं टॉपिक कि हमारे टॉपिक्स क्या होंगे, हमने पढ़ना क्या है और कैसे कैसे इनको कवर करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमने पढ़ी तो हैं, लेकिन हमें उनका एक नाम भी याद होता है, हर चीज़ याद होती है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अभी भी मैं किसी से पूछ लूं कि हाँ भाई ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है वो इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो हर बंदे ने वही जवाब देना है जो शायद इसने किसी ने 8th क्लास में 6th क्लास में पढ़ा होगा कि एडवर्ब की जब बात आती है, हाँ भी जिसके बाद जो है ना वो एल वाई लग जाएगा, वो जो है ना वो एडवर्ब बन जाएगा। और जो एडजेक्टिव है वो बेसिकली जो है ना वो क्या करेगा, खूबी वगैरह जो है ना वो उसके बारे में बताएगा, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है। ठीक है, तो इस हवाले से आज हमने पढ़ना है कि आज हमने ये जो जो भी कोर्स आउटलाइन है इनको हमने कैसे कवर करना है। उसमें से जस्ट सिंपल एक आपको एग्जांपल दी जाएगी। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखने हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी ज्यादातर हमारा फोकस होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के ऊपर, जो कि मैं आपको एक दो क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि जो पीपीएससी एफपीएससी में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बल्कि बीपीएससी में भी आते हैं। और वो आज देखेंगे कि हम कौन सा है। तो हम लेट्स बिगिन कि ये है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से अगर देखा जाए तो ये इनका जो सोर्स है वो रेनन मार्टिन है, वहाँ से बेसिकली जो है ना वो और उसने बहुत अच्छे लिखे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने के बाद समझ नहीं आती उसकी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, इतना एक्सपोजर नहीं होता वो राइटिंग प्रैक्टिस का और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। तो नाउन का तो हमें पता है, सबको पता है कि नाउन किसी चीज़ का नाम होता है, लेकिन जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं ना तो फिर नाउन की डेफिनेशन सबको भूल जाती है। ठीक है, अब नाउन हमें पता है कि किसी भी चीज का इस दुनिया में अगर नाम है तो वो नाउन है। पहली हम डेफिनेशन सिंपल है इसकी, जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग, एनीथिंग, मतलब जो भी इसमें है वो कवर किया गया है। अच्छा, प्रोनाउन सिंपली जो है ना वो क्या करता है, नाउन की जगह पे आता है। सिंपल, इसमें कोई भी ऐसी समझने वाली बात नहीं है, बड़ा बहुत ही सिंपल और आसान है। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है वो ये है कि जब एडजेक्टिव की बात आती है हम क्या करते हैं, हम इसे पता है किस तरीके से याद करते हैं। एडजेक्टिव को हम इस तरीके से याद करते हैं कि किसी भी चीज की खूबी हम ये याद करते हैं, हम उसके कंटेक्स्ट में उसकी जो असल डेफिनेशन है उसको हम नहीं समझते, जिसकी वजह से जब वो पेपर में कुछ भी ऐसा पूछ लेता है, मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, कुछ भी ऐसा पूछ लेता है तो उसके बाद हम जो है ना वो आप कह सकते हैं कि वो सॉल्व नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको आज बताता हूँ। अच्छा, तो अब ना एडजेक्टिव की डेफिनेशन पे आपने ध्यान देना है। अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन।
यहां पर लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ नाउन, उसके मीनिंग में, नाउन के मीनिंग में ऐड करना है किसने? एडजेक्टिव ने कुछ ना कुछ ऐड करेगा। ठीक है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यहां पर बात नहीं की गई वो। ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऐड करेगा। तो अगर वो कुछ ना कुछ ऐड करेगा तो ऐड जो होना है वो बेसिकली किसी नाउन में होना है, किसी चीज में होना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एडजेक्टिव वो कहे ना कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, तो फिर आपने ये नहीं कहना कि ये खूबी पैदा कर रहा है नहीं कर रहा, सिंपली पहले आप नाउन को ढूंढें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि दो बंदे साथ में फिर रहे होते हैं, दो दोस्त होते हैं आपस साथ में फिर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि आपका भी दूसरा एक बंदा आपने ढूंढना हो, वो बंदा जो है ना वो उस किसी और का दोस्त है। तो जो जिनको पता है कि ये दोनों हमेशा साथ में ही होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हमें अगर एक बंदे का नहीं पता चल रहा, हम दूसरे से पूछते हैं यार तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तो वो हमें बता देता है कि वो फलां जगह पे है। सिमिलरली नाउन और एडजेक्टिव आपस में दोस्त हैं, मतलब ये कभी एक दूसरे के बगैर, हाँ नाउन तो आ सकता है लेकिन एडजेक्टिव आपको हमेशा नाउन के साथ मिलेगा। एडजेक्टिव कभी भी आपको इधर उधर नहीं मिलेगा, जब तक नाउन नहीं होगा एडजेक्टिव एग्जिस्ट ही नहीं करता नाउन के बगैर, क्योंकि उसने कहा ही यही है कि नाउन के मीनिंग में जो इजाफा करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको ये ढूंढना है, जब आपको एमसीक्यूज तलाश करना है, एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन लगाना है, तो फिर आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? आपको नाउन ढूंढना पड़ेगा। अगर वहां पर नाउन की फीलिंग नहीं आ रही तो आप एडजेक्टिव का ऑप्शन नहीं लगा सकते उसमें। फिर अब ये तो सिंपल आपको एडजेक्टिव लग रहा है, लेकिन आप सिलेबस में देखें, ये देखें सिलेबस में अगर आप देखेंगे ना तो मजीद ये देखें क्लासेस हैं इसमें, जैसे नाउन क्लास है, एडवर्ब क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है। तो ये भी बेसिकली इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ जाती है तो ये भी आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बड़े ही इजीली जो है ना वो समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली बात नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव की हो रही है यहाँ पर भी। सिंपली यहाँ पर वही सेम बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी वही जो है ना वो हमारे साथ बातें की जा रही हैं, लेकिन ये है कि हमें डेफिनेशन जब तक याद नहीं होगी, हम इनको इनकी अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेफिनेशन याद नहीं होगी, तो हम पेपर में कभी भी ये चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते और हमारे एमसीक्यूज जो है ना वो गलत हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि समझ नहीं आते, कि जब वो इस तरह की चीज़ पूछता है कि हाँ भी ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये चीज़ें समझ नहीं आती। अच्छा, अब वर्ब की डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो हम ये पढ़ते होते थे कि जो चीज़ एक्शन में हो ना, और जो एक्शन को शो करे, मतलब जो नॉर्मली हम ये जो चीज एक्शन को शो करे उसे हम वर्ब कहते हैं। सिंपल, मतलब हमें हमेशा सिर्फ ये बताया गया है कि जो एक्शन को शो करे, हमें हालत को शो करने वाला कोई भी ऐसा जुमला नहीं बताया गया, ऐसा वर्ड नहीं बताया गया कि जो अगर हालत को जो शो करे, जो वर्ड हालत को शो करे, किसी सिचुएशन को शो करे, स्टेट को शो करे, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? वैसे हम नॉर्मली जो है ना वो उसे पता क्या कहते थे? उसे हम ये कहते थे कि ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, इस तरह की बातें करते थे। ठीक है, जब वॉस की बात आती थी, इसकी बात आती तो हम क्या कहते थे कि सिंपल। अभी भी आप बुक्स उठाएंगे ना ग्रामर की तो वहां पर लिखा होगा सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन बेसिकली जब आप जिस स्टेज पे अब आप जा रहे हैं तो ये वहां पर नहीं चलेंगे, जहां पर एमसीक्यूज की जो है ना वो फॉर्म में आप चीजों को हल करने जा रहे हैं, तो ये चीजें वहां पर नहीं काम करेंगे। तो वर्ब जो है ना वो कभी भी एक चीज को सिर्फ एक्शन नहीं, साथ साथ स्टेट भी। अब एक्शन का तो आपको पता है कि हाँ भी कोई भी दौड़ रहा है, भाग रहा है, काम कर रहा है, तो आपको पता है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन स्टेट जो है ना वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, अरकम इज अ नाइस बॉय। अब यहाँ मैं आपसे पूछ लूँ कि इस जो है ना वो कोई फॉर्म है क्या है? इस तरह के जुमलों को हम क्या कहा करते थे? ये कहते थे कि ये सिंपल जुमले हैं। ये सिंपल जुमले नहीं है भाई। सिंपल जुमले तो हैं, वो ठीक है, उसने ग्रामेटिकली ठीक लिखा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर वर्ब होगा ना। तो वो वर्ब एक्शन का नहीं है, वो स्टेट का है। अब स्टेट मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि स्टेट कैसे। अरकम इज अ नाइस बॉय। अरकम एक ऐसी सिचुएशन में है जो नाइस, अच्छी वाली है। एक अच्छा लड़का है, एग्जिस्ट करता है वो। एक नाउन जो है ना वो एग्जिस्ट करता है अच्छे लड़के की तरह। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज भी मैं आपको बताता चलूं। मैंने आपको कहा था ना कि एडजेक्टिव जो है ना वो नाउन के बगैर नहीं बनता। देखें यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, बॉय, सॉरी, नाउन बॉय जो है ना वो हमारे पास नाउन है। और नाउन को जो है ना वो जिसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, मतलब अगर बॉय है तो ये देखें, मैं नॉर्मली कहता होता हूँ कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है। ये देखें, अगर आप इसे काट देते हैं ना तो सिंपली आपको समझ आ रही है अरकम इज़ अ बॉय। सिंपल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपको समझ ना आए, और सिंपली हमें पता चल रहा है कि अरकम भी एक नाउन है और बॉय भी एक नाउन है। लेकिन जो चीज, जो वर्ड जो चेंज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको ये वाला जो है ना मैं यहाँ से काट देता हूँ, अब दोबारा यहाँ पर नोट कीजिएगा, अगर मैं इसे भी जो है ना वो कट कर देता हूँ, ठीक है, अब मुझे मतलब बना के देखा, अरकम इज अ नाइस, व्हाट नाइस?
अब आपको समझ नहीं आ रही यहाँ पर कि अरकम क्या नाइस। अब अरकम हमें नहीं पता, हमें तो, हमने तो देखा है ना कि अरकम लड़के का नाम होता है, तो हम जहन में सोच लेते हैं कि हाँ, कि वो लड़का ही होगा, लेकिन क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना। मतलब नाइस का मतलब हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा कि नाइस क्या। जब ये नाइस क्या की बात करते हैं ना, वो जो क्या है वो नाउन है, ठीक है, और जो क्या के मीनिंग में इजाफा कर रहा है वो क्या है, एडजेक्टिव है। इस तरह जब तक आपको समझ नहीं होगी चीज़ों की, उस वक्त तक आप एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते। और ये बड़ी ही टेक्निकल बातें हैं। अगर आप इनको हमारे तो यहाँ पर पढ़ाने का तरीका यही है कि हम चीज़ों को कोशिश करते हैं कि टेक्निकली लेके जाया जाए, और आपको डिटेल में चीज़ें ऐसे समझाया जाएं कि शायद आपने पहले कभी सीखी ना हो। अब एडवर्ब जो है ना वो सबसे बड़ा मसला। एडवर्ब की डेफिनेशन को देखते हैं, और उसके बाद फिर ये आपको वैसे नोट्स भी सेंड किए जाएंगे, आप देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं पूछूंगा कि देखेंगे कितनों को समझ आई है ये बात। ये पूरी तकरीबन सेशन में ही अल्लाह करे आपको ये समझ आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमें इस तरह कभी ना पढ़ाया गया है, ना ही हमने समझने की खुद कोशिश की है। अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ, हम तो कहते थे कि ये वर्ब की सिर्फ और सिर्फ मीनिंग में इजाफा करता है, वर्ब को शो करता है, जस्ट एक्शन को शो करता है, बाकी तो हमने कभी पढ़ा नहीं था। अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है वर्ब की भी करता है, एडजेक्टिव की भी करता है, और एन अदर एडवर्ब। चलें ये तो समझ आती है कि हमने नई बात पढ़ ली एडजेक्टिव की, लेकिन एन अदर एडवर्ब का मतलब क्या है, मतलब क्या एडवर्ब के साथ भी एडवर्ब आ सकता है? यस, ये डेफिनेशन कहती है आ सकता है। अब तीन एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, क्लियर करेंगी, और उनको समझने का वही आसान तरीका हमेशा जो आपने यूज करना है वो ये है कि आप देखें कि अली रन्स फास्ट। यहां पर सिंपल है कि अली भागता है, और फिर आपसे को पूछता है कि कैसे भागता है, तो आप कहते हैं तेज। मतलब हाउ, एक्शन करता है, कैसे करता है, मतलब जो एक्शन को चीज शो कर रही है। जो यहां पर गौर कीजिएगा, जो मैं बात करने लगा हूं, जो एक्शन को शो करता है, एक्शन को, एक तो एक्शन को शो कर रहा है, दूसरा एक्शन के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, उसके मीनिंग को थोड़ा सा रंग दे रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो हम क्या कहते हैं, उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, यहां पर एक एमसीक्यूज आता है जो पीपीएससी में भी आता है, एफपीएससी में आता है, कि कौन सा ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब करता है जब व्हेन, वेयर, हाउ, जब ये एक्शन को जो है ना वो एक्सप्रेस करते हैं, तो इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखें उसने क्लियरली मेंशन किया है कि मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं एक्शन, कि व्हेन, हाउ और वेयर, इस तरह की चीजें जब एक्शन को कुछ कर रही हो, एक्शन के बारे में बता रही हो, तो हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहेंगे। ठीक है, तो जब एक्शन और वो साथ में कुछ ऐसा वर्ड जो कि एक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें, ये वाली। अब मैंने आप सबसे पहले तो मैंने एडजेक्टिव की डेफिनेशन को देख लेते हैं ना। एडजेक्टिव जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको ये बताया था कि एडजेक्टिव जो है ना वो नाउन के बगैर नहीं आता। अब यहां पर देखें, इंटेलिजेंट गर्ल लिखा भाई, हानिया इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, यहां पर हमने एक जुमला पढ़ा कि हानिया जो है ना वो बहुत ही एक ज़हीन लड़की है। तो ये देखें, अगर मैं यहां पर ये काट देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये काट देता हूं, तो हमें समझ आ रही है हानिया, यहाँ पर एन लगाएंगे और इंटेलिजेंट का यस समझ आ रही है हमें, बल्कि इसे हम काट भी देते हैं कोई मसला नहीं है, हमें समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद ये भी हम काट देते हैं भाई। अच्छा, आप पढ़ के देखते हैं, हानिया इज, अगर यस लड़की हो सकती है, होती हैं लड़कियां, हानिया का नाम होता है, मतलब हानिया नाम है लड़की का, ये भी हमें समझ आ रही है। अच्छा, अब देखें, अब मैं पता क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि अब नाउन को काट देता हूँ। यहाँ पर नोट कीजिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये देख सकते हैं आप, यहां पर मैं ये काट देता हूं। अब हानिया इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, अगर क्योंकि हानिया पहले एक दफा लग चुका है, क्योंकि नाउन एक दफा पहले लग चुका है, तो हमें पता है कि वो किस वे, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ आगे चाहिए गर्ल। अच्छा, तो अब अगर बात करें आप इसकी, कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये जो वेरी, इसमें से फाइंड आउट करना है हमें कि इंटेलिजेंट जो है ना वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, या वेरी जो है ना वो एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो फिर हमने ये देखना है कि जो नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, जैसे इंटेलिजेंट गर्ल है तो वो एडजेक्टिव है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव के साथ ही नाउन लगता है।
और नाउन के साथ ही एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमारी बात वो मुकम्मल हो गई। अच्छा, अब इनका आपस में तो लिंक बन गया। तो वेरी गर्ल अगर कहा जाए फिर भी मतलब नहीं बनता, तो इसका मतलब है वेरी इंटेलिजेंट जो है ना, वो एक लफ्ज समझ आने वाली बात होती है। तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंट अगर एडजेक्टिव है ड्यू टू नाउन, तो अगर वेरी जो है ना वो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है, तो ऑब्वियसली डेफिनेशन क्लियर है, तो ये एडवर्ब हुआ। और इसी तरह देखें, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, ये देखें ये वर्ब है। और करेक्टली वैसे तो हम नॉर्मली कहते हैं कि उसने जो है ना वो लफ्ज बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो प्रोनाउंस किया, तो मतलब वो एक एक्शन कर रहा है जो कि सही कर रहा है, ठीक है, हमें समझ आ गई कि एक एक्शन है और वो सही है। तो इसका मतलब है कि वो एडजेक्टिव का इस्तेमाल, एडवर्ब का इस्तेमाल कर रहा है ऑलरेडी, मतलब ये तो हो गया इसके साथ। लेकिन ये फिर क्या कर रहा है यहाँ पर, इसका क्या काम है, ये किस लिए आया है, क्या ये प्रोनाउंस के लिए आया है? अब चेक करके देखते हैं, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट, नहीं भाई ये प्रोनाउंस के लिए नहीं है क्योंकि समझ नहीं आ रही इसके साथ हमें। अच्छा जी, इसके साथ चेक करके देखते हैं, क्वाइट करेक्टली, यस इसके साथ समझ आ रहा है। अच्छा करेक्टली किसके लिए आया जी, करेक्टली जो है ना वो किसके लिए है, प्रोनाउंस के लिए। अच्छा करेक्टली वर्ब के लिए आया, और ये क्वाइट जो है ना वो इस के लिए आया। तो अगर जो वर्ब के लिए आया तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं, और जो एडवर्ब के लिए आया और अगर उसके मीनिंग में कोई इजाफा करता है तो फिर भी हम उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो इसका मतलब यहां पर क्लियर हुआ कि एन अदर एडवर्ब, ठीक है। तो इस तरह आपको चीजों को समझना है, ये बेसिकली मैथमेटिक्स की तरह है, आप इसे इंग्लिश को इतना सिंपल मत लें। तो अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। और एक और जो है ना वो एमसीक्यूज आता है कि कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि नाउन और प्रोनाउन या अदर थिंग्स के साथ जो है ना वो रिलेशन शो करता है, किसी भी और चीज के साथ, किसी और नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करता है, उसे हम प्रपोजिशन कहते हैं। दो दो चीजों को मिलाता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शंस। जो सडन फीलिंग्स को शो करता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अगर इनकी आपको डेफिनेशंस क्लियर हैं और कंसेप्चुअल इसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपका कोई भी एमसीक्यू मींस कि आप अगर ये क्लियर करके चले जाते हैं तो आपके एक दो नंबर समझने के पक्के हैं। अगर यहाँ से पेपर आता है तो एक दो नंबर आपके कहीं नहीं जाते। इसी तरह हमने एक एक पोर्शन को करके उसमें से एक एक दो दो नंबर जो है ना वो हमने क्या करने हैं, सिक्योर करने हैं, ताकि हमारे मोर देन 16 प्लस मार्क्स एटलीस्ट हमारे आने चाहिए, क्योंकि 100% तो कभी भी नहीं हो सकते। 20 अगर हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कैब में या सिनोनिम एंटोनिम्स में कहीं ना कहीं इंसान रह जाता है। लेकिन जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं वो ये है फंक्शनल ग्रामर्स, ये आपके क्या है, ये आपके कंट्रोल में है। तो इसी तरह बाकी भी हम जैसे आप देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, और ये सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके बारे में पूछते हैं। और ये भी पूछा हुआ था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही एक हैं तो सिंपल, लेकिन जब आपके सामने पेपर में आ जाएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इवन के जो टेंसेज हैं 12 जो हमने पढ़े हुए हैं, उनको भी हमने इस तरह नहीं किया होता कि वो हमें जब काम आने हो तो वो काम हमें काम है। और वॉइसेस को जो है ना वो हम इस तरह समझाते हैं कि ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। सिंपली एक बात आपको बताई जाती है कि भाई एक फॉर्म है वो चेंज होनी होती है, अगर वो आपको समझ आ जाए, वो सिर्फ एक ही बात है, वो फिर उसके ऊपर जो है ना वो आपके सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह जो है ना वो 5 रूल्स हैं जो हम बताते हैं नरेशन के हवाले से, ये भी आप कैसे सॉल्व हो जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के भी 4 रूल्स हैं, वो भी आपको पता चलते हैं। पंक्चुएशन के सिंपल से रूल्स हैं जो कि हम 8 पंक्चुएशन, 7 8 पंक्चुएशन जो हम पढ़ाते हैं, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस होती है। वैसे तो यहाँ पर कोई आप पैसे का पेपर नहीं दे रहे, लेकिन इसमें पंक्चुएशन के लिए कभी कभी जो है ना वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो पूछ ले कि इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या आना चाहिए, या करेक्शन में आ सकता है। तो करेक्शन में ये भी जो है ना वो करेक्शन में आता है। वो कैब और इडियम्स और फ्रेजेस इसमें भी आते हैं जी। अब इडियम्स और फ्रेजेस भी आते हैं, इडियम्स भी आते हैं, और prepositions की लिस्ट होती है, बहुत अच्छी खासी और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जो हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। और फिर जो सबसे बड़ा मतलब मैं कहता हूँ कि एक तालीमा होता है स्टूडेंट्स के लिए समझने वाला, वो क्लासेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लासेस आपको रिटर्न भी काम आते हैं और वैसे भी जो है ना वो एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से काम आते हैं। तो ये थोड़े से कम्प्लेक्स हैं, लेकिन जब तक आपको बेसिक्स आपकी क्लियर नहीं होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेज है, नरेशन है, वॉइसेस हैं, ये आपको क्लियर नहीं होंगे, उस वक्त तक नेक्स्ट जो है ना वो आपकी चीज़ें कवर नहीं हो सकती। जैसे मैडम ने आपको बड़े ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल अंदाज में आपको नोट्स भी दिखाया और पढ़ाया, समझाया कि कौन किसी में क्या डिफरेंस है, और उसकी बेसिस पे, उस अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे आप जो है ना वो एक लर्निंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है और आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश का भी ऐसा ही है कि आपने बेसिक से स्टार्ट करना है और एडवांस की तरफ जाना है।
और इसी के साथ आज का हमारा जो है ना वो लेक्चर ख़त्म होता है। आज के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।